दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज से हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए चाहते हैं। तो इस टॉपिक के सम को सॉल्व करने के दो टाइप के मेथड होते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है, इसे कहा जाता है फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर दूसरा मेथड होता है वेटेज एवरेज मेथड, जिसको वैन मेथड बोलते हैं। बट आज हम लोग जो इस लेक्चर में जो सीखेंगे वो है फीफो मेथड। मतलब आज हम लोग फीफो मेथड के सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट सम है वही आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग आसानी से एग्जाम में सम को सॉल्व कर सकें। आज मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा वो फीफो मेथड सिखाऊंगा, और फीफो मेथड में जो जो इम्पोर्टेंट सम है उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं जिस बुक में से सिखा रहा हूँ वो बुक है मनन प्रकाशन की आईना पूरे। उसमें से मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, उसको फॉलो कर लेना, या फिर मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को शेयर कर लूंगा, तो वहां से भी आप लोग अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सम होगा हमारा फीफो मेथड का, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। तो इस टॉपिक में आपको कितने स्टेटमेंट बनाने, कितना अकाउंट बनाना आपको पता रहेगा? नहीं पता है? बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो बनाना पड़ता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का हम लोग को स्टेटमेंट पता लगाना है। फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा अकाउंट स्टेटमेंट बनाएंगे, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना लगे। फिर तीसरा हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। एंड चौथा अकाउंट हम लोग बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। और आपको मल्टीपल प्रोसेस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आपको कोई एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है बस। तो ये चार स्टेटमेंट हम लोग को, या चार अकाउंट हम लोग को इस टॉपिक में बनाना और सीखना। ठीक है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा भी अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया तो इजीली आपको समझ में आता है। और ज़्यादातर एग्जाम में जो सम की पॉसिबिलिटी होती है ना, वो फीफो मेथड की होती है, इसलिए फीफो मेथड के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फैब 2014। तो फैब 2014 के मंथ का हमें प्रोसेस ए का डेटा हमें कुछ लिख के दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक लिख के दिया है 4000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पे लिख के दिया, इसका मतलब आप लोग समझो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो यहाँ पे लोग ने मेंशन नहीं किया, मेंशन करना चाहिए था। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हमें लिख के दिए 4000 यूनिट का, जिसमें से डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिख के दिए कि उसमें से कितना जो 4000 यूनिट है उसमें से कितना यूनिट कंप्लीट है और कितना यूनिट इनकम्प्लीट है, उसका परसेंटेज लिख के दिया। तो मटेरियल पूरा का पूरा 100% कंप्लीट है, मतलब मटेरियल पूरा उसके अंदर यूज किया गया जब बनाने के लिए हमने यूनिट लिया था। लेबर एंड ओवरहेड का कितना परसेंट उसमें यूज हुआ है? 25% यूज हुआ। ठीक है, तो ये ओपनिंग WIP को निकालने के लिए आपको काम आए। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिख के दिया, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो देखो, तो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हमें कितना लिख के दिया? 4000 यूनिट लिख के दिया। और 4000 यूनिट्स में से तीनों कॉस्ट के बारे में लिख के दिया कि तीनों कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो मटेरियल पूरा का पूरा 100% यूज हो चुका है, लेकिन लेबर और ओवरहेड के केस में क्या लिख के दिया है कि लेबर एंड ओवरहेड कितना परसेंट है? 25% कंप्लीट है। 25% कंप्लीट है, मतलब ये जो परसेंटेज है ये कंप्लीशन वाला है, कंप्लीशन वाला। तो जब भी हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें से 25% कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब मैं जब नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊंगा, तो मैं कितने पोर्शन को कंप्लीट करूंगा, प्रोसेस में जाऊंगा तो कितने पोर्शन को मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे जवाब है कि आपका मटेरियल तो पूरा 100% यूज हो चुका है, लेबर का 25% यूज हुआ है और ओवरहेड का 25%। तो इसका मतलब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस में अगर लेके जाना रहेगा ना, तो मुझे लेबर एंड ओवरहेड का 75% मुझे पार्ट है ना कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब ये पहले इसका समझो कि 75% इनकम्प्लीट था। ये जो इनकम्प्लीट था, इस इनकम्प्लीट में से मेरे को कितना परसेंट इसका कंप्लीट कर, सॉरी, हाँ,
इसका 25% कंप्लीट था, तो 25 में से मुझे उसका कितना पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, 75% कंप्लीट करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाने के लिए। तो इसीलिए उसका 25% तो पुराने प्रोसेस में रहेगा, और उसका जो 75% है ना, वो हम लोग आगे लेके जाएंगे, ताकि आगे लेके जाने के फिर उसका कैलकुलेशन प्रॉपर वे में कर सके। तो ये आपको ओपनिंग में याद रखना है। ओपनिंग में आपको क्या याद रखना है कि जितना पार्ट कंप्लीट हुआ है उसको स्किप कर देना, और जितना पार्ट इनकम्प्लीट है आपको उसको कंसिडर करते हुए चलना, तब जाके हम लोग का एग्जैक्टली इक्वालिटी यूनिट में। क्योंकि इसमें दो चीज आती है। दो चीज मतलब कैसे, एक हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और दूसरा आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो इसमें भी आपको ऐसा लिख के दिया रहेगा कि कुछ परसेंटेज है जो कंप्लीट है, तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग परसेंटेज रहेगा आपको उसको इनकम्प्लीट समझ। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में क्या करना है कि आप लोग उसी प्रोसेस का कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसलिए उसमें कंप्लीट यूनिट लेने। लेकिन जब आप लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें इनकम्प्लीट यूनिट का परसेंटेज आपको लेने का, क्योंकि उस इनकम्प्लीट को मैं अभी इसको कंप्लीट करूंगा। तो ओपनिंग वाले केस में आपको इनकम्प्लीट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, और क्लोजिंग स्टॉक WIP में मतलब मैं अभी उसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अभी इसका वैल्यू क्या होगा, इसलिए आपको उसके अंदर कंप्लीट यूनिट कंसिडर करके चलना पड़ेगा। मैं क्या बोला कुछ नहीं समझा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिख के दिए कि न्यू यूनिट इनपुट इन प्रोसेस। तो न्यू यूनिट इनपुट इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे तो उसमें हमने इतना नया रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया। कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, 16,000। ठीक है, एंड टोटल यूनिट प्रोसेस्ड, और टोटल हम लोग कितना यूनिट बना बना दिए, 20,000। ठीक है, तो टोटल मतलब 20,000, सॉरी, तो टोटल यूनिट प्रोसेस का मतलब टोटल यूनिट कितना लग गया, 20,000 यूनिट हम लोग को लग गया। कैसे, ओपनिंग स्टॉक देखो ऊपर 4,000 यूनिट लिख के दिया, एकदम टॉप पे देखो। फिर उसी के नीचे न्यू यूनिट इनपुट इन प्रोसेस आपको 16,000 लिख के दिया। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 ना। तो हम लोग प्रोसेस में कितना यूनिट लिए, 20,000 बनाने के लिए। ठीक है, फिर आगे हमें प्रोडक्शन रिपोर्ट शोज दी फॉलोइंग रिजल्ट का हमें डेटा लिख के दिया। यूनिट्स कंप्लीटेड, कितना हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ, 14,000 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया इस प्रोसेस में। लिया हमने 20,000, लेकिन इस 20,000 में से हमने बनाया कितना, ओनली 14,000। ठीक है, एंड यूनिट्स प्रोसेस ऑन 28 Feb 2014, और 28 2014 को जब हम लोग अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे थे तो क्लोजिंग स्टॉक हमें लिख के दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो लिख के दिया है ना, कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख के दिया। ओके, तो जिसमें क्या बोला है कि मटेरियल पूरा 100% यूज हो गया है, एंड लेबर एंड ओवरहेड का 33 एंड 1/3% ऑफ ईच। तो उसका तो लेबर का और ओवरहेड का जितना पार्ट, कितना पार्ट लगा है, 33 एंड 1/3% पार्ट लग गया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसका उतना हिस्सा हमने यूज कर लिया समझो ऐसे। ठीक है, तो आपको माइंड क्या सेट करना है, ओपनिंग के केस में आपको इनकम्प्लीट परसेंटेज लेना है, और क्लोजिंग के टाइम पे आपको कंप्लीट परसेंटेज लेना है। ठीक है, फिर आगे हमें कॉस्ट रिकॉर्ड लिख के दिए, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 Jan 2014। तो 31 Jan 2014 ये जो डेट लिख के दिया है, आप लोग इसको क्या समझेंगे, मैं क्लोजिंग स्टॉक बराबर। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक जैन का है, लेकिन ऊपर देखो आपको डेट क्या लिख के दिया, फैब 2014 का ना, और फैब के महीने का आपको रिपोर्ट बनाने का, उसका कैलकुलेशन करके बताने का। तो जो जो जैन का क्लोजिंग रहेगा, जो जैन का क्लोजिंग रहेगा वो फैब के पहली तारीख का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का डेटा लिख के दिया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP में मटेरियल कितना लग गया था, 1,200 का, लेबर कितना लगा था 200 का, ओवरहेड कितना लग गया था, 200 रुपीज का। बात समझ में आया, 31 Jan 2014 वो आपका क्लोजिंग है, लेकिन कौन से महीने का, जैन के महीने का। और जो जैन के महीने का क्लोजिंग होगा वो फैब के फर्स्ट डेट का क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा। फिर हमें लिख के दिए कॉस्ट ऑफ फैब 2014, और जो जब फैब के महीने का हमें खर्चा लिख के दिए कि मटेरियल के पीछे इतना लगा, लेबर के पीछे इतना लगा, और ओवरहेड इतना लग गया, और टोटल कॉस्ट इतना लग गया। ठीक है, तो बोला प्रिपेयर दैट फीफो मेथड ऑफ अ इन्वेंट्री कॉस्टिंग इज यूज। तो हमें फीफो मेथड के हिसाब से इसके इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना है। तो हमें चार स्टेटमेंट बनाने बोला है। तो पहला बोला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, तीसरा अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट,
एंड थर्ड प्रोसेस अकाउंट ऑफ प्रोसेस ए है। ठीक है, तो इतने हम लोग को स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और बहुत इजी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। भले क्वेश्चन पढ़ के क्या लिखा है, क्या कहाँ से क्या डेटा लेना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो कुछ नहीं समझेगा। धीरे धीरे इस टॉपिक में प्रॉब्लम क्या होगी, जब तक आप लोग 3 से 4 सम सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा। और एक बार 3 से 4 सम आपने सॉल्व कर लिया, आसानी से आपको ये टॉपिक आता है। या फिर यही लेक्चर आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर बेसिस पे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे पहला टेबल बनाया। तो पहले टेबल का हम लोग ने नाम लिखा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब पहले टेबल से हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट पता लगाने की कोशिश करेंगे। पहला ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इनपुट, आउटपुट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल का। तो यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद लेबर का परसेंटेज, फिर उसका इक्विवेलेंट यूनिट, फिर ओवरहेड का परसेंटेज, फिर उसका इक्विवेलेंट यूनिट। तो वन बाय वन हम लोग सबसे पहला डेटा लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे स्टार्टिंग स्टोरी करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो जरा चेक करो कि उसका डेटा आपको क्या लिख के दिया। तो ऊपर देखो टॉप पे आपको नजर आता रहेगा ओपनिंग स्टॉक 4000 यूनिट्स नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो डेटा लिखने वाले हैं ना, वो रुपीज वाला डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे आपको यूनिट वाला डेटा लिखना है, यूनिट्स। ठीक, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, इसका वैल्यू आपको हमेशा इनपुट में लिखनी है। मैं भी बताऊंगा, दो ही चीज यहाँ पे इनपुट में आएगी, बाकी चीजें आउटपुट में आएगी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मेरे को 4000 यूनिट लिख के थे, तो मैंने 4000 यूनिट लिख दी। मतलब आपको हमेशा 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 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का आपको इनपुट कहाँ पे लिखना है, उसका यूनिट कहाँ पे लिखना है, इनपुट के अंदर लिखना है। फिर दूसरा हमारा आएगा न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड या फिर फ्रेश यूनिट भी आप लोग बोल सकते हो। तो जरा चेक करो क्वेश्चन के अंदर न्यू यूनिट कितना हमने इंट्रोड्यूस किया। तो देखो लिख के दिया ना कि न्यू यूनिट इनपुट इन प्रोसेस 16,000 नजर आ रहा है, 16,000 यूनिट बस। तो इसी को बोलते हैं न्यू यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किया 16,000। तो उसका भी जो यूनिट है आपको इनपुट में लिखने का, बस। ये दो चीज आपको हमेशा इनपुट में लिखना है। अब इसके बाद जितने भी मैं नाम लिखूंगा ना, उसका कैलकुलेशन आपको आउटपुट में करना है। बात समझ में आया? आप लोग माइंड सेट कर लो, इस टॉपिक के सम को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले टॉप पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का जो यूनिट है आपको हमेशा इनपुट में लिखना है। फिर आपने जो नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है कि आपने नया मटेरियल लाया। तो जब कोई इंसान नया मटेरियल लाता है मतलब उसका इनपुट हो जाता है, तो उसको भी आपको इनपुट के अंदर लिखना है। अब उसके बाद जब मैं जो भी नाम लिखूंगा ना, सब आपको आउटपुट में लिखना है। मतलब कितना मुझे आउटपुट मिला, तो इसके अंदर आप लोग थर्ड नेम लिखेंगे यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड। तो जरा चेक करो कि यूनिट हमने कितना कंप्लीट किया है। तो आपको उसका डेटा ना नीचे लिखे दे, देखो प्रोडक्शन रिपोर्ट शोज दी फॉलोइंग रिजल्ट, उसके नीचे देखो लिखे थे ना यूनिट्स कंप्लीटेड 14,000। तो 14,000 यूनिट हमने क्या किया, कंप्लीट किया 14,000, बराबर। तो यहाँ पे आउटपुट में जाके आपको क्या कर देना है, 14,000 लिख देना। तो ऐसा गलती मत करना। क्यों मत करना, इसका जवाब है। तो देखो हम लोग जो मेथड सीख रहे हैं ना, वो फीफो मेथड, फीफो मेथड। तो फीफो का मतलब क्या होता है आपको पता रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो पहला यूनिट आएगा या आपके पास जो पहला यूनिट होगा बनाने के लिए, आप हम लोग पहले उसको बनाएंगे। जब उसका काम करके हो जाएगा, जब हम लोग नया यूनिट लेके आएंगे, फिर बाद में इसके ऊपर काम करेंगे। मतलब हमारे पास जो पहला यूनिट आएगा हम उसको पहला बनाएंगे, और जो हमारे पास दूसरा यूनिट आएगा उसको बाद में बनाएंगे, बराबर। तो मुझे बताओ कि इसमें सबसे मतलब जो पहला यूनिट आया है वो आपको इनपुट वाले को के इनपुट में आपको ध्यान देना। तो ओपनिंग स्टॉक और WIP मतलब पिछले महीने का जो था, पिछले महीने का जो डेटा था वो ये महीने में आया। तो पहले हम लोग 4,000 यूनिट के ऊपर काम करेंगे ना। भले मैंने ये वाले मंथ में मैंने 16,000 यूनिट लाया, तो पहले मैं 16 पे काम नहीं करूंगा, पहले मैं 4,000 यूनिट पे काम करूंगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो 4000 है ना, 4000, तो ये 4000 को हम लोग पहला बनाएंगे, इसलिए जो इनपुट लिख के दिया रहेगा ना, उसी को सेम आउटपुट में जाके आपको लिख देंगे। मैंने बनाने के लिए लिया पहला 4000, तो मैं पहले क्या बनाऊंगा, पहले 4000 बनाऊंगा। ये आपको फीफो मेथड में याद रखना, फीफो वेटेज एवरेज मेथड में ऐसा नहीं, वेटेज में आपको एवरेज लेना है, तो यहाँ पे आपको फिर उसको लिखने की जरूरत है। यहाँ पे ओवरऑल आएगा, मतलब अगर समझो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेटेज एवरेज मेथड होता, तो यहाँ पे जो 14,000 लिखा ना, मैं सीधा सीधा 14,000 लिखता, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मुझको लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फीफो मेथड में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मैं सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू वाला जो यूनिट है ना, मैं इसको पहले कंप्लीट करूंगा, फिर देन जो अभी नया हमने लाया फिर उसको मैं बनाने के लिए लूंगा। तो पहले 4 था, तो पहले मैं वो 4 को बनाऊंगा, तो वो 4 में से टोटल ये जो लिखा ना यूनिट कंप्लीट, ये टोटल है। ओके, तो ये जो नया हमने जो 16,000 है, तो फिर इसमें से कितना बना रहेगा, तो देखो यहाँ पे, तो 4 पहले बना, तो टोटल 14,000 बना, तो 14,000 में से आपने तो पहले 4 बना दिया, तो फिर ये प्रोसेस का आपका एक्चुअल कितना आंसर होगा, तो ये प्रोसेस का आपका आंसर कितना आएगा, मतलब 10,000 यूनिट। तो आपको यहाँ पे 10,000 यूनिट लिखने हैं। नहीं तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, पूरा का पूरा 14,000 लिख देते हैं, फिर वो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमने एकदम सही सम सॉल्व किया, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको ये फीफो मेथड में आपको याद रखना है कि जब भी मैं फीफो मेथड का सम सॉल्व करूंगा, तो जो मेरे पास पहला स्टॉक आएगा मैं इसको पहला बनाऊंगा, तो उसका इनपुट में और आउटपुट में दोनों तरफ सेम सेम लिख देने का। और जब आप लोग यूनिट कंप्लीटेड का टाइम आएगा, तो आपको जो टोटल लिख के दिया रहेगा उस टोटल में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या पता लगा रहा है कि ये जो हमने नया यूनिट 16,000 इंट्रोड्यूस किया ना, उसमें से हमने 10,000 बनाया। पहले जो 4 था, 4 का पहले 4 बनाए, तो ये दोनों तरफ सेम सेम लिखना है आपको फीफो मेथड में। इनपुट में जो लिखा वही सेम आपको आउटपुट में लिखना है। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस का पैसा यूनिट आपको हमेशा इनपुट में लिखने का, बट यूनिट कंप्लीटेड का जब टाइम आएगा तो आपको उस बात का ख्याल रखना कि टोटल मैंने 14,000 बनाया, 14,000 में से पहला मैंने कितना बनाया रहेगा, 4,000, तो 4,000 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया ना, तो अगर मैं वो लिख दूंगा ना, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 14 कितना होगा, 18,000 हो जाएगा, तो ज्यादा इनपुट आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद चौथा आइटम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू, तो इसका भी आपको सीधा आउटपुट में लिखना है। आपको इनपुट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज लिखनी है, इनपुट में आपको सिर्फ 2 ही चीज लिखनी है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू पे आपको कितना लिख के दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल देखो 100% लिखा है, लेबर एंड ओवरहेड 33 एंड 1/3% ऑफ ईच, तो देखो 6,000 आपको नजर आता है, तो मैं 6,000 को यहाँ पे लिखूँ आउटपुट में। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू और न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस, इन दोनों को आपको हमेशा इनपुट में लिखना है, और बाकी जितने भी नाम रहेंगे अभी मैं बताऊंगा, ये तो 4 तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको नजर आ रहा था, बाकी जितने भी रहेंगे सबको आउटपुट में लिखना है। लेकिन फीफो मेथड में आपको क्या रखना है, जो आपने इनपुट में लिखा है उसी चीज को आपको क्या करना है, आउटपुट में। मतलब मैं पहले 4,000 यूनिट बनाऊंगा, तो वो यहाँ पे आ गया, फिर उसमें से जो मैंने नया इंट्रोड्यूस किया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये 4 चीज तो आपको हमेशा पहले लिखना है, मतलब जब भी आप लोग इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे, तो ये 4 चीज तो आपको पहले लिख के देना, मतलब हर सब में ये होगा ही होगा। अब उसके बाद वाले जो नाम है वो आपको मैं बताता हूँ। तो उसके बाद वाले नाम में कभी कभी आता है यहाँ पे नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। तो जरा चेक करो कि नॉर्मल लॉस आपको कहीं पे भी क्वेश्चन के बारे में लिख के दिया है क्या, नॉर्मल लॉस एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 38 पे चेक करो कि कहीं पे भी आपको नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दिया है क्या। ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, है ही नहीं वहां पे, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल लॉस का केस नहीं आएगा। अगर होता तो फिर तो भी मैं इसका वैल्यू कहाँ पे लिखता हूँ, मैं आउटपुट में लिखता, अगर होता तो। फिर उसके बाद इसी के अंदर और एक 2 चीज आती है, एक होता है एबनॉर्मल गेन, और एक चीज आती है एबनॉर्मल लॉस। तो इसका भी वैल्यू आपको आउटपुट के अंदर ही लिखने, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल लॉस क्या होता है, तो नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते,
मतलब जब भी आप प्रोडक्शन करने के लिए लेंगे तो हमेशा 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 आपको लॉस ही होने वाला। आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने समझो कि 1 लीटर मिल्क लाया, ठीक है, और इस 1 लीटर मिल्क को जब मैं बॉईल करूंगा, गर्म करूंगा, तो समझो कि मैंने इसको 15 मिनट बॉईल किया, और 15 मिनट बॉईल करने के बाद वो 1 लीटर का 2 लीटर हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा? बोलो। क्या सर बेकार की बातें करते हो, 1 लीटर का 2 लीटर कैसे हो सकता है? तो जब मैं बॉईल करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस क्या हो जाएगा, वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को एंड में आउटपुट कितना मिलेगा? मैंने 1 लीटर तो इनपुट ले लिया, लेकिन एंड में मुझे कितना मिलेगा? 700 मिलीलीटर मिलेगा, या फिर 800 मिलीलीटर मेरे को दूध मिलेगा। तो 1 लीटर में समझो कि 1000 मिलीलीटर दूध होता है, और समझो कि 15 मिनट दूध को गर्म करने के बाद मेरे को मिला 800 मिलीलीटर। तो बोलो कितने का लॉस हो गया? 200 मिलीलीटर का। मतलब वो लॉस होना ही होना है, तुम चाह के भी इसको वो नहीं कर सकते। हाँ, ये बात भी अलग है कि मैं उसको और गर्म करते जाऊंगा तो और कम होते जाएगा। नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने घर में दूध लाया दूध पीने के लिए, तो जनरली इंसान क्या करता है, इसको गर्म करता है, तो 5 से 10 मिनट गर्म करेगा, और गर्म करने के बाद मुझे जो आउटपुट है कितना मिलेगा? कम ही मिलेगा ना, ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। तो जो हवा बन के भाप बन के जो ऊपर उड़ गया है, तो जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, उसी लॉस को आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल लॉस। या फिर आप लोग कपड़े का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का ना आपको परसेंटेज लिख के दिया रहेगा, और वो परसेंटेज आपको किसके ऊपर अप्लाई करना वो भी लिख के दिया रहेगा, कि आपको इनपुट पे अप्लाई करना है, आपको फ्रेश यूनिट पे अप्लाई करना है या टोटल इनपुट पे अप्लाई करना है। तो टोटल इनपुट का मतलब क्या हुआ, आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस, इन दोनों को एक साथ प्लस करके आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। बट वो तो क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा उसका परसेंटेज लिख के दिया रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जो बात है ना, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की बात है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एबनॉर्मल गेन कैसे मिलेगा? तो समझो कि फॉर एग्जांपल कि मैंने इनपुट लिया, टोटल मैं समझो यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, तो पहले मैंने इनपुट का कैलकुलेशन किया, तो इनपुट का कैलकुलेशन किया तो इनपुट कितना है मेरा? 20,000, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे इसका टोटल मारा समझो, और टोटल आने के लिए 22,000 है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, टोटल करते समय वो कितना आ गया? 22,000 आ गया। तो बोलो कितना ज्यादा आया? 2,000 ज्यादा है। मतलब अगर आपका आउटपुट अगर ज्यादा आएगा, मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ, अगर आउटपुट अगर आपका ज्यादा आ गया तो एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन कितना आएगा? मतलब क्योंकि कैसा रहता है कि इनपुट में जितना यूनिट है ना, उतना ही आउटपुट में होना चाहिए। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी एक्सेस आ जाएगा वो आपका एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन कितना आ जाएगा? 2,000। फिर आपको इसको ब्रैकेट में हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कम करना है, क्योंकि आपको 20,000 के लेवल पे लाने का, तो उसमें से 2,000 आपको कम करना है। अब उसी तरह एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे 20,000 है, मैंने इसका टोटल मारा, समझो ये आया 17,000। तो यहाँ पे कितने का शॉर्टेज हो रहा है? यहाँ पे 3,000 यूनिट का शॉर्टेज हो रहा है। तो जो 3,000 यूनिट का जो शॉर्टेज हो जाएगा उसको आप लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। बस। अगर नहीं समझ रहे सर, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पका रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लेंदी है, जो लिखे है उसके बेस पे समझा, तो चलो ठीक। तो इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं लिख के दिए, इसके बारे में नहीं लिख के दिए, इसके बारे में नहीं लिख के दिए, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करते। तो जब भी आप लोग फीफो मेथड या जब भी आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट वाला टाइप वाला सम सॉल्व करेंगे, तो पहले ये 4 आइटम तो आप लोग पहले टॉप पे लिख लें, क्योंकि ये हर सम में 4 आइटम होगा ही। फिर उसके बाद ये लिख के दिया रहेगा, देखें तो अब आने वाले जब सम और एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा, फिर उसको देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। तो ये तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, बस। टोटल करो तो दोनों केस में आपको आंसर आता है। तो देखो 4,000 प्लस 16,000, तो ये हो जाएगा 20,000, और 4,000 प्लस 10,000 14,000, 14,000 प्लस 6,000 20,000, तो ये आपका 20,000। तो इनपुट और आउटपुट हमेशा आपका सेम आना चाहिए। कुछ भी अगर एक्सेस आ गया तो एबनॉर्मल गेन, कुछ भी अगर कम हो गया तो एबनॉर्मल लॉस।
और नॉर्मल लॉस आपको लिख के दिया रहेगा, इसलिए उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, चलो अब इनका हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था, आपको याद रखना है कि जब भी आप लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे, तो आपको जो परसेंटेज लेना है ना, वो इनकम्प्लीट वाला परसेंटेज लेना है, इनकम्प्लीट। और जो कंप्लीट वाला रहेगा उसको आपको इग्नोर कर देना है, ये पहला। फिर दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वाला फॉलो वो करने वाले। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो डब्ल्यूआईपी होगा, आपको उसके अंदर कंप्लीट वाला परसेंटेज आपको कंसीडर करना है, और जो आपको इनकम्प्लीट वाला परसेंटेज लिख के दिया रहेगा ना, आपको उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो चलो देखो। तो क्वेश्चन में हमें क्या लिख के दिया है कि मटेरियल मेरा पूरा का पूरा 100% यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए मटेरियल में डैश और डैश आएगा, क्योंकि मुझे इनकम्प्लीट वाला परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे मुझे इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट वाला आएगा ही नहीं, इसलिए डैश डैश कर दिया। क्योंकि ये जो पहला परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट है वो मटेरियल का है। अब उसके बाद जो परसेंटेज और इक्विवेलेंट है वो लेबर है। अब देखते हैं लेबर के बारे में क्या लिख के दिया। तो लेबर एंड ओवरहेड के बारे में लिख के दिया, देखो क्वेश्चन के अंदर 25 ईच। तो 25 ईच का मतलब क्या हुआ कि उसका 25% भी कंप्लीट हुआ है। ओके, तो फिर कितना कंप्लीट होना बाकी, तो इसका 75% कंप्लीट होना बाकी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 75%, और यहाँ पे भी ओवरहेड में भी 75%। बस, तब मुझे 4000 का 75% निकालना है। अगर मैं 4000 का 75% निकालता हूँ तो कितना आता है, तो आएगा 3000। तो इक्विवेलेंट में 3000 लिखा, और यहाँ पे भी 3000, दोनों केस में। क्योंकि देखो ना, लिख के ना लेबर एंड ओवरहेड 25% ईच लिख के दिए, इसलिए आंसर है। ठीक है, और आपको जो निकालना है ना परसेंटेज, वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वाला निकालना है, ना कि इनपुट वाला। जो जो डेटा आपको आउटपुट में लिख के दिया है, उसी का आपको इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है। कि मुझे आउटपुट, इनपुट वाला मत करना। तो देखो न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस के सामने तो आउटपुट नहीं, इसलिए वो छोड़ दो, तो ये डैश 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 है, इसका कोई रूल ही नहीं। अब देखो यूनिट कंप्लीट कितना, 10,000 यूनिट कंप्लीट हुआ है। अब 10,000 जो यूनिट कंप्लीट हुआ रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर मटेरियल भी 100% यूज हो गया, लेबर भी 100% यूज हो गया, और ओवरहेड भी 100% यूज हो गया। इसलिए उस वाले केस में आपको परसेंटेज आंख बंद करके सब में 100%, 100%, 100% लिखते हैं। तो मैंने मटेरियल के परसेंट, मटेरियल की कॉलम में 100% लिखा, लेबर में 100 लिख दिया, और ओवरहेड में 100 लिख दिया। ठीक है, अब 10,000 का अगर मैं 100% निकालूं तो कितना आएगा, 10,000। तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। तो सब में 10,000 ही आएगा, तो इसलिए 10,000, 10,000, 10,000 सब में लिख देंगे। ठीक है, चलो ये कर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का करना है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ये भी आउटपुट के कॉलम में लिखा था, इसलिए इसका भी आएगा कि कैलकुलेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का अगर आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपको इसके अंदर कंप्लीट परसेंटेज को कंसिडर करना है, ना कि इनकम्प्लीट। तो जरा चेक करो कि क्वेश्चन में आपको कंप्लीट परसेंटेज कितना लिख के दिया है। तो उसका डेटा ना आपको देखो ऊपर लिख के ना, मटेरियल 100% यूज हुआ, क्लोजिंग स्टॉक देखो हेडिंग करके लिखा रहेगा, मटेरियल देखो वहां पे 100% लिखा। फिर उसी के नीचे लेबर एंड ओवरहेड लिख के दिए 33 एंड 1/3% ऑफ ईच। तो 33 एंड 1/3% ऑफ ईच ये भी कंप्लीट है, तो आपको कंप्लीट वाला पार्ट लेने का इसके अंदर, कंप्लीट। ठीक है, तो देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी में मटेरियल 100% यूज हुआ, तो ये 100 लिखा। तो 6,000 का 100% निकाला तो कितना आएगा, 6,000 ही आएगा। तो यहाँ पे 6,000 एंड लेबर एंड ओवरहेड कितना लिखा, 33 एंड 1/3 लिखा है। तो पहले उसका परसेंटेज यहाँ पे ले देता हूँ। अब कैलसी पे कैसे करना है वो देखो। तो आपको लिख के दिया है 6/3% लिखा है ना, तो आप लोग क्या करो, 33 प्लस 1/3 ऐसा लिखो। तो पहले क्या करो, कैलसी पे 1/3 कैलसी पे करो। तो 33 प्लस 1/3 करेंगे ना, तो आपका आंसर आता है, उसको डिवाइड करने का 0.3333 करके समथिंग आएगा। फिर इसमें प्लस कर देना, जो 33 लिखा है उसके अंदर ऐड कर देना, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा, 33.33% आ जाएगा कैलसी पे। मतलब आपको 33 एंड 1/3 जो पर्सन लिखा है, उसमें आपको पहले क्या करना है, 1 डिवाइड बाई पहले 3 करना,
डिवाइड करने का जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देना 33, तो आपको एग्जैक्टली आंसर आएगा। तो मैं कैलकुलेट आप लोग करके दिखाता हूँ। 1/3 तो 0.33 आ रहा है, प्लस किया मैंने, प्लस किया 33, तो आंसर आता है 33.33। तो अभी क्या 6000 है, तो 6000 इंटू 33.33333 पूरा कैलकुलेट टाइप करने का, फिर इज इक्वल टू प्रेस किया। अब देखो तो 1999999 समथिंग आएगा ना, तो जब भी ऐसा रिकरिंग नंबर होगा 5 से ज़्यादा तो +1 कर देने का, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 2000। तो यहाँ पे मैं 2000 लिखूंगा और यहाँ पे मैं 2000 लिखूंगा। सर नहीं समझा आपने जो कैलकुलेट करके देखा, तो 33.33% आया, ठीक है। अब क्या करो, 6000 इंटू 33.33 कैलसी पे जितना आता है उतना टाइप करो, फिर परसेंटेज प्रेस कर देना। प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 199.99999 आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर होगा तो 1 उसके अंदर प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा 2000, इसलिए यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 2000, बस हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपको इक्विवेलेंट यूनिट का ही टोटल करना है। तो मटेरियल के केस में मेरा इक्विवेलेंट यूनिट आता है 16000 का, लेबर के केस में आता है 15000 का, और इसमें भी आएगा 15000 का। ठीक है, तो इस तरह मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट पता लगा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा ये मैंने कैसे बताया। नहीं समझा कोई बात नहीं, दूसरा सम सॉल्व करूंगा, उसमें आपको समझ, मतलब पहला सम शायद आपके दिमाग में थोड़ा जाएगा, दूसरा उससे ज्यादा जाएगा, तीसरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो हमारे दूसरे स्टेटमेंट का नाम है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सेम फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं। सीरियल नंबर, मेरा पति कैसा है, कूलर है पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे आएगा मटेरियल, फिर आएगा लेबर, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट, एक कॉस्ट इनकर्ड करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो जरा चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितना कॉस्ट लिख के दिया है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट रिकॉर्ड लिख के दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल लेबर ये लिख के दिया है, तो उसका तो हिसाब किताब नहीं करना है अपन को, ये प्रोसेस में जो लगने वाला खर्चा है उसको कंसिडर कर देते चलो। जब वेटेज एवरेज में करेंगे तो उसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फीफो मेथड में आपको क्या करना है, जो इस बार का ये महीने का जो खर्चा आपको ये लेना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ फैब 2014 आपको नजर आ रहा है, बस। तो मटेरियल कितना लग गया, 5120 लग गया, ठीक है। तो 5120 ले लेंगे यहाँ पे। फिर लेबर कितना लग गया ये प्रोसेस में, लेबर का खर्चा देखो 3000 लग गया, तो 3000 लिख दिया। ओवरहेड कितना लग गया 3000, तो ये 3000 मैंने यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है इसमें से माइनस करने का, अगर क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस लिख के दिया रहेगा, लेकिन नॉर्मल लॉस आपको सिर्फ मटेरियल में लिखना है, ना कि लेबर में, ना कि ओवरहेड, क्योंकि इंसान मटेरियल को ही बेच सकता है ना, लेबर और ओवरहेड को कैसे बेचेगा। तो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा स्क्रैप लॉस, मतलब हमारे ड्यूरिंग द ईयर 1000 यूनिट का लॉस हुआ और एक यूनिट को हम लोग स्क्रैप 2 रुपीज के हिसाब से, 3 रुपीज के हिसाब से सेल कर दें, तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2000 आएगा, उस 2000 को यहाँ पे लिखो। बट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको देखो कि नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ लिख के दिया है क्या, कहीं पे भी नहीं लिख के दिया ना, इसलिए यहाँ पे नहीं है, बस। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5120, 3000 एंड 3000, ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। अब इसको डिवाइड कर दो, या इसके नीचे ऐसा लिखो, इसके नीचे लिखो इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट।
तो देखो कि मटेरियल के केस में आपका इक्विवेलेंट यूनिट कितना आ रहा है। तो मटेरियल के केस में मेरा इक्विवेलेंट यूनिट आ रहा है 16,000। लेबर के केस में देखो इक्विवेलेंट यूनिट ये जो टोटल ये हुआ तो ये आ जाएगा 15,000। और ओवरहेड के केस में कितना आ रहा है 15,000। बस इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा मालूम है, कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। मतलब मैंने क्या किया 3/4 किया। तो 5120 को डिवाइड करता हूं अगर मैं 16,000 से, तो आंसर आता है 0.32। फिर 3000 को 15 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.2। इसका भी आएगा 0.2। डिवाइड कर दो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हमने पता लगा लिया। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये कॉस्ट पर नेक्स्ट ले आएगा कॉस्ट ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट आएगा स्टेटमेंट ऑफ अपोर्चमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तब इसके अंदर क्या करना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसका सीपीयू और उसका रुपीस, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करना मन चाहे तो आप लोग टोटल भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी पहला समय तो इसलिए बेसिक वे में बताना। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बना। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे मटेरियल लेबर, पहले तीनों का नाम ले देता हूँ, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। तो जरा चेक करो कि यहाँ पे ये वाला टेबल है इक्विवेलेंट यूनिट का टेबल, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू। मटेरियल में कोई भी टाइप का इक्विवेलेंट यूनिट है क्या, नहीं, इसलिए डैश डैश डैश। अब लेबर की किस में देखो, तो लेबर में इक्विवेलेंट यूनिट कितना है इसका 3000, तो 3000 लिखते हैं। ओवरहेड में भी कितना है 3000, 3000, ये वाला 3000, 3000। ठीक है, अब कॉस्ट पर यूनिट देखो, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट लेबर के केस में कितना है 0.2 है, और ओवरहेड के केस में कितना है 0.2 है। बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका 600 आएगा और इसका 600 आएगा। मतलब जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको टॉप पे क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पे लिखना है। इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को लिखना है। और फिर यहाँ पे डेटा को इसको फॉलो करना है। पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इक्विवेलेंट यूनिट। तो इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ पे जाके चेक करना है इंडिविजुअल बेसिस पे। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, इसने यहाँ पे सब में डैश किया। फिर लेबर की किस में देखो, यहाँ पे 3000 नजर आ रहा है इसलिए 3000। ओवरहेड की किस में देखो, यहाँ पे 3000 नजर है, यहाँ पे 3000। और सीपीयू देखो यहाँ पे लिखा सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, तो यहाँ पे इसको फॉलो किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो दूसरा क्या आएगा। दूसरा आएगा हमने कितना नया यूनिट कंप्लीट किया, यूनिट्स कंप्लीटेड 1 by 1। तो देखो यूनिट कंप्लीटेड ये वाला, फ्रेश यूनिट इसमें तो कुछ होता ही नहीं इसलिए ये नहीं आएगा। ये लिखा यूनिट कंप्लीटेड, तो यहाँ पे देखो मटेरियल में 10,000 है, इसमें 10,000 है, 10,000। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं, एक साथ में पूरा 10,000 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो मटेरियल लेबर ओवरहेड लिखूंगा, मटेरियल का 10,000, लेबर का 10,000, ओवरहेड का 10,000। तो ज़्यादा खिचकिच हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तीनों में सेम है इसलिए दो तीनों का एक कॉमन लेंगे। पर जब रेट लेंगे ना तो तीनों को प्लस करके लिख देना, यूनिट कंप्लीटेड। यूनिट कंप्लीटेड मतलब आपको टोटल बनाने का खर्चा कितना लगा, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को प्लस कर देंगे। तो अगर मैं तीनों को प्लस करूँ तो आंसर क्या आता है 0.420, 0.32 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो आंसर आता है 0.72।
तो इसका टोटल क्या, तो 0.72 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.72। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 10,000, तो यहाँ पे 7,200। यह आपका हो गया यूनिट कंप्लीटेड। मतलब आपने टेबल में देखो कि किसका किसका आपने इक्वलेंट यूनिट निकाला है। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू का निकाला, यूनिट कंप्लीटेड का निकाला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू, तो जिसका निकाला रहेगा उसी का आपको यहाँ पे लिखने का। लिख दिए। चलो अब थर्ड देखते हैं। अब थर्ड है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू। वही मैं नाम लिखूंगा, ऐसे इसका नाम ए बी सी था। तो यहाँ पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ए बी और सी। तो जरा देखो कि मटेरियल का कितना लिख के दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का 6,000 है, इक्विवेलेंट यूनिट 6,000 लिखा, इसका 2,000 है 2,000 लिखा, इसका 2,000 2,000 लिखा। इक्विवेलेंट यूनिट, तो मटेरियल का इक्विवेलेंट 6 था तो 6 लिखा, लेबर और इसका जो जो था वो लिखा। अभी यहाँ पे सीपीयू, तो ये जो रेट है इंडिविजुअल बेसिस पे लिख देंगे, 0.32, 0.2, 0.2। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले वाले का आंसर आता है 1920, 1920। सेकेंड वाले का आंसर आएगा 400, एंड लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा 400। अगर आपको ऐसा टोटल करना है तो कर सकते हैं, जैसे ओपनिंग का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया, ये तो सिंगल था इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर इसका टोटल करके यहाँ पे लिख दिया, तो वो तो ऑप्शनल है आपके ऊपर। तो इस तरह मैंने तीसरा स्टेटमेंट भी बना दिया। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे जो जो लिखा है ना उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो लास्ट एंड फोर्थ आता है हमारा प्रोसेस अकाउंट। अब प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाए, वही जैसा बचपन में बनाया था वैसे, बचपन मतलब TY बीकॉम में आपने जैसा बनाया था। तो पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीज। यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीज। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीज। ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा डेबिट साइड। ठीक है, तो आप लोग इसमें स्टेप याद रख सकते हो। स्टेप मतलब कैसे कि जो भी आपका खर्चा रहेगा आपको उसको डेबिट में लिखना है। तो सबसे पहला TY बीकॉम का अगर आपको याद रहेगा तो इनपुट हमेशा डेबिट में आता है। तो टू इनपुट, तो जरा चेक करो कि आपको इनपुट कितना लिख के दिया। हाँ, पहले WIP भी आएगा, रुक जाओ। तो पहले हम लोग WIP लिखते हैं ना इसके अंदर। तो पहले स्टोरी तो हमारी स्टार्ट ही हो रही हो WIP से, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का वैल्यू चेक करो कितना लिख के दिया आपको। तो पहले उसका यूनिट लिख देते 4,000, देखो एकदम टॉप पे आपको 4,000 लिख के दिया। रेट तो नहीं इसलिए डैश कर दो। अब उसका जो रुपीस का वैल्यू है ना आपको नीचे देखो लिख के दे, कॉस्ट रिकॉर्ड, वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 जैन 2014 नजर आता रहेगा। मटेरियल 1200, लेबर 200, ओवरहेड 200 देखो नजर आ रहा है, दिख रहा है। बस अब क्या करो, तीनों को प्लस कर दो। तो तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1,600। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक WIP में लिख दूंगा 1,600। हो गया। फिर उसके बाद जितने भी मेरे खर्चे रहेंगे उन सारे के सारे खर्चे को प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में लिख। तो खर्चा क्या क्या आता है, वही मटेरियल, लेबर, हो टू मटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवरहेड्स। तो मटेरियल में भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया, तो पहले वो लिख देने का। मटेरियल का खर्चा आपको नीचे लिख के दिया है, बट उतने मटेरियल मतलब 5120 का जो खर्चा लगा उसके पीछे कितना हमने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, 16,000। तो मटेरियल की इनपुट में 16,000 लिख दो, और उसका जो कॉस्ट है ना वो आपको नीचे लिख के दिए 5120। मतलब रेट बनाने की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर, चलो ठीक है। फिर लेबर में तो आपको सीधा जो वैल्यू लिख के दे वो लिख दो, कितना है 3,000, 3,000 लिख दिया। फिर ओवरहेड भी आपको कितना लिख के दे, उसका वैल्यू 3,000, तो उसका भी वैल्यू 3,000। मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा इनपुट है वो डेबिट में आएगा,
और जितने भी मेरे खर्चे वो सारे के सारे खर्चे आपको डेबिट। ठीक है। आप उसके बाद क्रेडिट में जंप करते हैं, तो क्रेडिट में नॉर्मल लॉस क्रेडिट में आता है अगर लिख के दिया होगा तो। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दिया है क्या? नहीं लिख के दिया तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यूनिट्स कंप्लीटेड, मतलब कितना हमने यूनिट कंप्लीट किया है। यूनिट कंप्लीटेड। फिर उसी के बाद उसी के नीचे आएगा बाय डब्ल्यू आई पी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, मतलब जिसका ओपनिंग है उसी का क्लोजिंग भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई। एक काम करता हूँ मैं, ऐसा आप शायद आपको नहीं समझ। देखो इनपुट आपको हमेशा डेबिट में लिखने का है और जितने भी खर्चे उसको डेबिट में लिखने का। क्रेडिट में क्या करना है? बाय नॉर्मल लॉस अगर लिख के दिया होगा तो क्वेश्चन में कहीं पे भी नॉर्मल लॉस के बारे में लिख के दिया कि नहीं, इसलिए नहीं आएगा। आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पे नहीं इसलिए नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर देना, क्लोज यूनिट कंप्लीटेड करके लिख देना, यूनिट्स कंप्लीटेड। तो जरा चेक करो कि हमने ड्यूरिंग ईयर कितना यूनिट हमने कंप्लीट किया है। ड्यूरिंग ईयर हमने कितना यूनिट कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन में देखो ऊपर 14,000 आपको नजर आता रहे, 14। अब ये टेबल मत फॉलो करना, 14,000। तो 14,000 यूनिट कंप्लीटेड करके लिखूंगी। यूनिट्स यूनिट्स कंप्लीटेड 14,000, उसका रुपीज अभी मत लिखना, बाद में लिखना। अब उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरा? यूनिट 6,000। तो यूनिट में तो मैं 6,000 लिख दूंगा जो आपको लिख के दिया। अब इसका जो रेट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, तो यहाँ पे देखो ये सबको टोटल करेंगे 1920 400 400, मतलब ये वाला जो कॉस्ट है ये दोनों को आपको ऐड करके लिखते हैं, तीनों को। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2720। बस हो गया, और इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। हाँ, और अगर क्वेश्चन में समझो कि एबनॉर्मल गेन होता तो एबनॉर्मल गेन फिर डेबिट में आएगा अगर होगा तो। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होता तो बाय एबनॉर्मल लॉस फिर वो क्रेडिट में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, इसलिए कैंसिल। बस आपको याद दिला, मतलब आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, गेन होगा तो डेबिट में आएगा और लॉस होगा तो क्रेडिट में। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हो गया। अकाउंट को क्लोज करते हैं। एबनॉर्मल गेन डेबिट में आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस इधर आ जाएगा। फिर यूनिट को पहले क्लोज करेंगे, तो 20,000, मतलब इन दोनों को प्लस किया 20,000 आया, इसको ये सेम यहाँ पे ले तो सेम ही आएगा। अब रुपीज़ को क्लोज करेंगे, तो रुपीज़ में डेबिट साइड ज़्यादा था, 12,720 यहाँ पे लिखा, 12,070 यहाँ पे लिखा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो यूनिट कंप्लीट का आपका आंसर है। इसको करने का दूसरा तरीका भी जो मैं आपको नहीं बता रहा, आप लोग डायरेक्टली इसको हमेशा बैलेंसिंग फिगर करके सम को सॉल्व करना। ठीक है, ओके। दिमाग खराब हो गया ना इतना बड़ा सम देख के, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आता। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।